साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है नोट के बदले वोट, दाग गहरा सुप्रीम पैरा। संदर्भ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। आजकल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय खासे महत्वपूर्ण ही होते हैं और चर्चित भी होते हैं। बात तो हमें इस विषय पर कल ही करनी थी, पर कल कुछ और राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा हो गया था जिसके कारण से हमें एक दिन का विलंब हो गया। लेकिन अच्छा ही रहा, हम भी इस विषय को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए और आप लोग भी उम्मीद करते इस विषय को जान पाए। संदर्भ यह है कि एक राजनेता है, नाम है उनका सीता सोरेन, झारखंड की भाभी है। लोग ऐसा बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों की जानकारी ये कहती है कि कल्पना सोरेन अगर इस समय झारखंड की मुख्यमंत्री नहीं है तो उसका कारण यह है कि सीता सोरेन ने उन्हें बनने नहीं दिया। पर सीता सोरेन के कारण सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, वो फैसला जिसने उनके ससुर को राहत देने के संदर्भ में जो नजीर पेश की थी उसे पलट दिया है। तो थोड़ा इतिहास को हमें पलटना पड़ेगा। इतिहास तकरीबन 30-35 साल पुराना हो जाता है। 1991 में इस देश में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन स्पष्ट तौर पर जनादेश कांग्रेस के लिए नहीं था। अन्य सांसदों के सहयोग से वह सरकार अस्तित्व में आई थी। तकरीबन 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश हुआ। लोकसभा पे प्रस्ताव जो आया उसके संदर्भ में जब मतदान हुआ तो शिबू सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं, वो और उनके साथ में 3 अन्य सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। मतलब नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के संदर्भ में वोट किया। बाद में पता चला कि इस वोट के संदर्भ में ठीक ठाक कीमत शिबू सोरेन और बाकी सांसदों को अदा की गई थी। मामला सीबीआई में गया, सीबीआई ने जांच की। तो ऐसे समय पर शिबू सोरेन ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में यह दलील दी कि संविधान के अंतर्गत सांसदों को सदन के अंदर बोलने और वोट देने के संदर्भ में स्वायत्तता हासिल है, जिस पर किसी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संरक्षण मिलता है, सांसदों का विशेष अधिकार है। इस दलील के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की बेंच ने 3-2 से वर्ष 1998 में एक फैसला दिया और उस फैसले के तहत शिबू सोरेन की बात को जायज मानते हुए उस केस को खत्म कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत सरकार के तौर पर वो केस कागजों में दर्ज है। उस नजीर को मानकर सांसद बेफिक्र थे। इसके बाद समय समय पर घटनाक्रम आते गए। ताजा मामला यह हुआ कि 2012 में सीता सोरेन, जो शिबू सोरेन की बहू है, उन पर आरोप लगा कि राज्यसभा में उन्होंने अपना मत नोट के बदले में इस्तेमाल किया। फिर केस दर्ज हुआ तो सीता सोरेन ने इसके खिलाफ अदालत का रुख किया। अदालत का जब रुख किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में पर्याप्त विचार किया और चूंकि 5 सदस्यीय बेंच ने इस मामले में फैसला दिया था, तो इस दलील को विस्तार देने के लिए 7 सदस्यीय बेंच संविधान की बैठी और उस बेंच में स्वयं सीजेआई मतलब चंद्रचूड़ जी मौजूद थे। उस बेंच ने कल फैसला दिया और उसमें यह कहा कि सांसदों को विशेषाधिकार तो है, पर इस विशेषाधिकार का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें रिश्वत लेने का अधिकार हासिल है। तो संसद में बोलने के संदर्भ में या संसद में वोट देने के संदर्भ में अगर नोट लिए गए हैं तो फिर उन पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में शुचिता के पैरोकार हैं। अब इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, जिसमें इसको एक महान फैसला निरूपित किया। अलग अलग स्तर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पर प्रतिक्रियाओं के साथ ही आशंकाएं भी आ रही हैं। भाई, रिश्वत 2 किस्म की होती है, एक कैश के रूप में होती है, एक काइंड के रूप में होती है। कैश के संदर्भ में तो ठीक है, पर काइंड के संदर्भ में अगर लिया जा रहा है, हम नजीर देख रहे हैं, अतीत में उदाहरण भरे पड़े हैं कि लोग अंतरात्मा की आवाज पर अपना मत निर्धारित पार्टी या व्यक्ति को देने के स्थान पर किसी और को दे देते हैं और वो अंतरात्मा की आवाज के बदले में कुछ विशेष प्राप्त करते हुए दिखते हैं। कोई मंत्री पद की शपथ ले लेता है, कोई कुछ और हो लेता है, कोई अपने बच्चों के संदर्भ में इंतजाम ले लेता है। तो क्या वह भी इस दायरे में आएंगे? दूसरी आशंका इस बात की भी पैदा हो जाती है कि कभी अगर आपने किसी विषय पर सरकार के खिलाफ बोल दिया तो उसके संदर्भ में आरोप लगा दो कि पैसे लेके बोला जा रहा है। तो क्या इस संदर्भ में लोग जो अपने आप को निश्चिंत होकर सदन में बोलते हैं, वो किसी आशंका से ग्रस्त होकर तो अब बोलेंगे नहीं? तो ऐसे कई पहलू इस फैसले के साथ भी जुड़ गए हैं, जिस पर विस्तार से बातचीत की जरूरत है। तो आज हम वही कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर कुछ तार्किक विवेचन करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का।
हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि संसार में पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं सीखा जा सकता जब तक कि ज्ञान को आचरण में उतार न लिया जाए। महात्मा गांधी ने जो ये बात कही थी, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अगर कोई आदेश आ गया है तो उस आदेश से कुछ नहीं हो जाएगा। उस आदेश को किस मंशा के साथ भविष्य में उपयोग किया जाएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो मंशा अपने हित साधने की है या समाज में शुचिता बनाने की, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने जो कुछ प्रावधान सांसदों के संदर्भ में किए थे विशेषाधिकार के, वो विशेषाधिकार क्या कदाचार के लिए दिए थे, ये सवाल हमारे जहन में आता है ना। तो इसको अपने जहन में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर रणजीत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कपिल साखला जी, जब भी ऐसे कानूनी मसले होते हैं कपिल जी हमको बड़ी शिद्दत से याद आते हैं, तो कपिल जी हमारे साथ हैं। और साथ ही श्रवण गर्ग जी हैं। ऐसे नाजुक मसलों पर कुछ तीखे तरीके से बात रखी जाए उसके लिए श्रवण जी हमें हमेशा ही बहुत लुभाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कपिल साखला जी से इसलिए करेंगे कि वो इस आदेश के कानूनी पहलुओं पर थोड़ा सा प्रकाश दे दे तो हमें चर्चा की दिशा लेने में सुविधा होगी। तो कपिल जी आपसे ही जानना चाहेंगे, इस आदेश को क्या माने? भविष्य और ज्यादा डरावना हो गया या भविष्य को लेकर निश्चिंतता आ गई? अब जो राजनीतिक दल है वो संगठित रूप से अपराध करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर अपराध की गुंजाइश कम हो गई, या आप मानते हैं कि अब अपराध की गुंजाइश नहीं रही? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। डॉक्टर साहब, आपने तो सब कुछ ही बता दिया था, मैं क्या बताऊं। पर कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूं जी। एक ये देखिए कि होता क्या है कि लॉज जो बनती है ना वो बहुत अच्छे बड़े साफ मन से बनती है कि लोग एकदम स्ट्रेट पाथ लेंगे, पर खुराफाती लोग फिर उसको घुमाने का तरीका ढूंढ लेते हैं, राउंड अबाउट शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हैं। तो जब ये बेसिकली जो ये लॉ है, जो इम्यूनिटी और प्रिविलेज की लॉ है, ये लेकर आए थे गोरे लेकर आए थे। पर ये उनके लिए इसलिए था क्योंकि उन्होंने मोनार्की से 100 साल तक लड़ाई करी थी। तो उन्होंने रियलाइज करना कि पार्लियामेंट को पावरफुल करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे रानी है मोनार्की। तो जब ये यहाँ पे आया तो यही सोचा गया था कि उसी तरह से हम भी उसको ऑर्डर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। और जैसे कि आप सही कह रहे थे कि ब्राइबरी के जो केसेस थे उसमें इम्यूनिटी और प्रिविलेज को लेकर आ गए कि आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारे पास आर्टिकल 105 है, हमारे पास आर्टिकल 194 है जिसमें हम प्रोटेक्टेड है, हमारा प्रिविलेज है, जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। और यही जो चीज थी ये पहले की जो जजमेंट थी उसमें भी थी, परंतु उसकी वजह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई। इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि इसकी आड़ में जब कोई आदमी इम्यूनिटी मानता है तो ये कहता है कि अगर जिस चीज के लिए मुझे पैसा मिला है मैंने उसके लिए वोट कर दिया तो इम्यूनिटी है, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, और नहीं करा तो ये हो सकता है कि केस बन जाए। तो एक बड़ा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट किया। तो यही चीज जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गई, उन्होंने बोला कि देखो ये तो गलत बात है, आप ये कह रहे हो कि करप्शन तो जायज है, क्योंकि अगर आपने करप्शन में आपने जो बोल रहा है वो कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो करप्शन, ये तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने ये बोला कि ब्राइबरी जो है या जो करप्शन जो है आप वो तो गलत चीज है, तो आप उसमें इम्यूनिटी नहीं मान सकते। तो इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लैरिफाई करा है, और ये सब चीजों की इम्यूनिटी नहीं हटा रहे हैं, सिर्फ करप्शन के लिए हटा रहे हैं, सिर्फ ब्राइबरी के लिए हटा रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो मैटर आ रहे हैं सिर्फ उसके लिए हटाया जा रहा है। तो कपिल जी थोड़ा मैं जानना चाहता हूं भाई, रिश्वत केवल नोट की शक्ल में होती है क्या? रिश्वत तो पद के संदर्भ में भी होती है, और हम ये उदाहरण देखते ही हैं कि आप फलाने का समर्थन कर दो, बदले में मंत्री पद की शपथ ले लो, किसी बोर्ड के चेयरमैन हो जाओ। तो अब इसके संदर्भ में कैसे होगा? क्या इसके आधार पर भी केस और केस प्रमाणित होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जानबूझ के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का नाम दिया था जी। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें भी अभी अमेंडमेंट आए। पहले क्या होता था कि ब्राइबरी को सिर्फ पैसा माना जाता है, फिर बोला गया कि पैसे के ऊपर और क्या लाया जा सकता है। तो आज की डेट पे जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसमें अब ये मैटर्स आएंगे, उसमें जो ब्राइबरी है वो बहुत बड़ी है, वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो टू डू और नॉट टू डू। ये भी हो सकता है कि मैं बोलूं कि अगर तुम ये कर दोगे तो मैं ये कर दूंगा जी, तो ये करप्शन है। अगर तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को, ये जैसे कि तुम्हारा बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, मैं उतने पैसे उधर भिजवा दूंगा, या तुमको मैं बिजनेस क्लास की टिकट भेज दूंगा, ये भी ब्राइबरी है, ये भी करप्शन है। और ये भी हो सकता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा घर नहीं टूटेगा, या नोटिस नहीं भिजवाऊंगा, फलाना ढिमकाना, तो ये भी है करप्शन। तो जो करप्शन ब्राइबरी की जो डेफिनेशन है
इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो बहुत बड़ी हो गई। तो इस वजह से जो आप कह रहे हैं, जो डर आपको है वो आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने एटलीस्ट जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है बड़ा डरावना जो इंटरप्रिटेशन निकाला था वो अब समझ आ रहा है कि क्यों निकाला था, क्योंकि इसमें ये सारी की सारी चीजें अब एक बहुत बड़े टोकरे में आ जाएंगी कि क्या क्या चीजें करप्शन कही जाती है। बहुत बड़ा विस्तार हो गया। तो अब मैं आता हूं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपके पास। क्या समझें, आपके हाथ और मजबूत हो गए, अब लोगों को आपकी मंशा के अनुसार चलना ही पड़ेगा, नहीं तो खतरा और बढ़ गया। अभी तक विपक्षी दल ईडी को लेकर ही डरे रहते थे, अब तो ये भी आ गया। कम से कम सदन वदन में लोग राहत में रहते थे कि कुछ बिगड़ेगा नहीं, अब तो डर लग रहा है वहां भी बिगड़ जाएगा। और आप इस बात से तो मानेंगे ही कि राज्यसभा के चुनाव या बाकी चीजों के संदर्भ में देखते हैं, लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट करते हैं और बदले में अलग अलग जगहों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्या कहते हैं वीरेंद्र जी, ये फैसला सार्वजनिक जीवन में शुचिता को स्थापित करेगा या एक संगठित किस्म के अपराध को बढ़ावा दे देगा? डॉक्टर साहब देखिए, मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको ठीक से? बहुत बढ़िया तरीके से, बड़ी खड़कती आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि इस सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही एक कई दशक पुराने आदेश के पलटे जाने से जी हाथ अगर किसी के मजबूत हुए हैं तो वो कहिए कि प्रजातंत्र के हाथ मजबूत हुए हैं। मजबूत कुछ होता दिख रहा है तो वो पारदर्शिता मजबूत होती दिखाई दे रही है। कमजोर कहीं पड़ेगा तो बिकने वाला तंत्र, बिकने वाले व्यक्ति वे कमजोर पड़ेंगे। और मैं नहीं समझता कि जहां आप जिस मजबूती से इस आदेश को जोड़ रहे हैं ये किसी भी मायने में वहां जाकर के जुड़ता है। निश्चित तौर पर सदन में कोई जो चुनकर जाता है, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसका चयन विवेक से मतदान करने, विवेक से अपनी बात कहने, जनहित की बात कहने, संविधान के दायरे में, मर्यादा में रहकर अपनी बात कहने के लिए होता है। उसका चयन या उसका निर्वाचन इस बात के लिए कदाचित नहीं होता कि वो बिक कर वोट करेगा। बिककर वोट करने का अधिकार एक प्रकार से इस पुराने वाले आदेश के कारण मिला हुआ था। एक तरह की इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन थी कि आपने कैश ले भी लिया तो सदन के भीतर आपने जो कहा किया उस पर कोई सवाल कहीं नहीं उठेगा, कोई मुकदमा उस पर दर्ज नहीं होगा। स्वागत योग्य निर्णय है और इससे व्यवस्था में और पारदर्शिता आएगी, शुचिता आएगी और जिन्होंने पूर्व में पाप किए हैं उनको भी एक तरह से मैं कहता हूं उन पर भी ये चोट है, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी उनको कचोटे इस मौके पर। मैं तो ये कहूंगा, अगर आपको अन्यथा न लगे तो सवाल करना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ। ये जो फैसला आया है ना, सीता सोरेन के संदर्भ में आया है और इसमें जो बदला गया है ना वो पीवी नरसिम्हा राव बनाम भारत सरकार के केस के फैसले को बदला गया है। शिबू सोरेन जी ने पैसे लिए थे, 3 अन्य सांसदों ने पैसे लिए थे, पर वो पैसे जो है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए लिए गए थे। अगर ये फैसला इतना ही बड़ा नजीर है तो अभी उन्हीं पीवी नरसिम्हा राव को हमने भारत रत्न से नवाजा है। दोनों चीजें कैसे हो सकती है वीरेंद्र सिंह जी? जिस फैसले को सार्वजनिक जीवन की शुचिता में मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, तो ऐसे कदाचार को जिस शख्स ने प्रेरित किया वो इस देश का रतन हो गया। ये दोनों चीजें वीरेंद्र जी कैसे हो सकती हैं? आप जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ में है, उम्मीद करता हूं रोशनी देंगे। आपके इस सवाल में दम है और ये सवाल आप भी पूछ रहे हैं, अकेले पूछने वाले आप नहीं हैं। भारत के बहुत सारे स्वतंत्र मन से सोचने वाले और सवाल उठाने वाले लोग ये सवाल करेंगे, परंतु जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल श्री नरसिम्हा राव के बारे में निर्णय लिया गया कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए, उस दिन इस देश का कानून, इस देश की सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा किए गए उस कृत्य को गलत बिल्कुल भी नहीं मानता था। ये तो तथ्य है ना। नरसिम्हा राव जी को जो सम्मान दिया गया वो नरसिम्हा राव जी ने राष्ट्रीय जीवन में, भारत के नेशनल लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन किए, उन कंट्रीब्यूशंस के कारण उनको यह सम्मान मिला था। और
उन पर जो सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले मामले में उठे थे, उस पर इस देश की सर्वोच्च अदालत और उसकी एक बड़ी पीठ, 5 जजों की, 5 न्यायाधीशों की पीठ निर्णय दे चुकी थी कि सब जो कुछ हुआ था ठीक हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि पीछे जाकर उस पर पुनर्विचार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये तो खुला सा मोहल्ला है, इस पर विमर्श हो सकता है, इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, इस पर टिप्पणियां भी की जा सकती हैं, परंतु निर्णय अपने आप में मैं इसको ऐतिहासिक मानता हूं और ये निर्णय व्यवस्था में बेहतरी लाने में मददगार साबित होगा। सदन के भीतर मैं कुछ भी करूं, सदन के भीतर मैं बिक कर, बोली लगवाकर, खुद की नोटों के बोरे लेकर कुछ भी कह जाऊं और फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन, संविधान की प्रोटेक्शन लेकर के मैं सुरक्षित बैठा रहूं, अब किसी के लिए यह संभव नहीं होगा। आप में, हम में से भी कोई कल को अच्छा, एक बात बताइए वीरेंद्र जी, जब सदन में बहुमत नहीं होता है, अल्पमत में सरकार शपथ ले लेती है और बहुमत साबित करने के लिए निर्दलीय या अन्य लोगों के साथ डील करती है, कैश के रूप में नहीं, पद के रूप में कर देती है। आपकी पार्टी के ही, आपके नहीं मतलब किसी भी पार्टी के तमाम वरिष्ठ विधायक इंतजार करते रह जाते हैं और पहली बार के चुने हुए निर्दलीय या अन्य दलों के सम्मानीय विधायक या सांसद मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। इस रिश्वत के संदर्भ में भी इस कानून के बाद कोई उम्मीद करें सदाचार की? निश्चित तौर पर एक बारीक सी लकीर दोनों के बीच में दिखाई देती है, परंतु यह सत्य है कि जो लोग चुने जाते हैं, चुने जाने वाले लोगों में से ही किसी को मंत्री, विधायक, चेयरमैन बनना होता है और सरकार का अगर कोई हिस्सा बन रहा है समर्थन देकर के, तो उतना तो उसको अधिकार है ही, उसमें खरीद फरोख्त देखना मुझे लगता है एक कदम फालतू उठाने वाली बात हो जाएगी। कमाल है, मतलब कुछ लाखों की डील गुनाह हो गई और करोड़ों के व्यवहार न्यारे जो है सवालों से परे हो गए। वीरेंद्र जी, ये दोनों बातें कैसे हो सकती है, थोड़ा विचार कीजिएगा। श्रवण जी हमारे को इसमें काफी मार्गदर्शन दे सकेंगे ऐसे मुझे उम्मीद है, तो थोड़ा वीरेंद्र जी इंतजार करते हैं। लेकिन प्रोफेसर रणजीत मिश्रा जी के पास चलते हैं। रणजीत जी क्या कहते हैं इस फैसले के संदर्भ में? क्या आ रहा है आपके मन में? भविष्य को लेकर कितना डरे हैं या कितनी उम्मीद आपकी जागी है, जानने में दिलचस्पी है। हिमांशु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने गंभीर विषय पर परिचर्चा की, क्योंकि आजकल जो परिचर्चा के विषय मीडिया में दिखते हैं वो आपको भी कई बार निराश करते होंगे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद जी। देखिए, मेरा अपना मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना ही फैसला, पुराना फैसला बदला है, यह राजनीतिक शुचिता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है जी। और आपको ध्यान होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी उस समय में 1985 की बात, जब उन्होंने दल बदल विरोधी कानून लाया था 52वां संशोधन के द्वारा, तो उस समय में सबसे अधिक शक्ति यदि कहीं थी तो वो कांग्रेस पार्टी के पास थी और पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में उससे अधिक सीटें किसी दल को नहीं आई। लेकिन उस समय भी उन्होंने इस दल बदल कानून में परिवर्तन किया और कहीं न कहीं उद्देश्य यही था कि राजनीतिक शुचिता है। यद्यपि समय समय पर उसमें कमी दिखी, अलग अलग संदर्भों में कमी दिखी, लेकिन हाल में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 फैसले दिए हैं, मुझे लगता है राजनीतिक शुचिता की दिशा में वो सब एक से एक निर्णय है। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में उनका निर्णय आया, स्वागत योग्य निर्णय रहा और लोकतंत्र की एक हत्या का जो प्रयास था उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया और उसको बचाया। दूसरा, आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिए, वो भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने की दिशा में है। तो मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का सभी राजनीतिक दलों को स्वागत करना चाहिए और यदि राजनीतिक दलों के अंदर भी कहीं कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा रणजीत जी एक मार्गदर्शन दीजिए आप। कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर आप बदले के एवज में कोई भी काम करते हैं तो यह रिश्वत है और रिश्वत के अंतर्गत केस चलाया जाएगा। कपिल सागला जी ने ऐसा हमें मार्गदर्शन दिया है। अब ये जो तमाम दल हैं, जब अल्पमत सरकार होती है और उसे बहुमत की सरकार में तब्दील करना होता है तो दल परस्पर बैठकर डील करते हैं
इसके बदले में एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, ये निगम बोर्ड की चेयरमैनशिप, तो भाई इस पर भी तो केस चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या कहते हैं आप? भाई जब डील ही हो रही है तो क्या हम इस देश में चाह रहे हैं? इंडिविजुअल लेवल पर डील नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से डील होनी चाहिए। दल के स्तर पर अगर डील हो रही है तो यह गैर कानूनी नहीं है, अगर व्यक्ति विशेष कोई डील कर रहा है तो यह गैर कानूनी है। क्या कहते हैं रणजीत जी? तो जी इसमें मुझे लगता है कि इसके कई भाग हो सकते हैं। देखिए, एक तो हाल में आपने देखा होगा कि जहां जहां जनादेश मिला जिस दल को जी, उसकी सरकार को गिरा करके और किसी धन बल और अलग अलग संस्थाओं का दुरुपयोग करके वहां सरकार गिराई गई और दूसरी सरकार बनवाई गई, वह भी इसके दायरे में आएगा। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम उदाहरण आपने पिछले कुछ वर्षों में देखे होंगे जहां पर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया गया और भारतीय जनता पार्टी ने उन जगहों पर अपनी सरकार बनवाई। मुझे ध्यान है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था जी, इस तरह की सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे। और आज ये ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे महाचुंबकों के माध्यम से, मुझे ध्यान है कि आदरणीय अरुण जेटली जी कहते थे कि अगर कोई न्यायाधीश अपने पहले के जजमेंट्स देते हैं और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेते हैं, वो भी इसके दायरे में आना चाहिए। आपको ध्यान होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके जॉब से बाहर आते ही इन्होंने राज्यसभा का सदस्य बना दिया। तो ये तमाम चीजें इस सूचिता के दायरे में आएंगे और मुझे लगता है कि इसका बहुत व्यापक स्तर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा रणजीत जी, एक बात बताइए, एक सीजेआई रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के मनोनीत सांसद क्या हो गए? आप तूफान सर पे उठाए हुए हैं। उससे पहले जितने सीजेआई वगैरह हुए हैं और इस आयोग के चेयरमैन और उस आयोग के चेयरमैन जो बनते हैं, उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? और उसे बनाने में तो आपकी सरकार भी पीछे नहीं थी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी है, उन्होंने अपने 5 सदस्यीय निर्णय को ही पलटा है जी। ऐसा नहीं है कि किसी कार्य की उन्होंने आलोचना की, अपने निर्णय को पलटा है और मुझे लगता है कि ये एक नजीर बन सकता है। ये एक नजीर बन सकता है। रणजीत जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन मैं श्रवण जी के पास जाता हूं। श्रवण जी, ये फैसला आपको भविष्य के संदर्भ में आश्वस्त कर रहा है, आशंकित कर रहा है या आतंकित कर रहा है? श्रवण जी। मुझे बहुत आशान्वित हो गया हूं मैं, वो इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया है जी। ये बड़ी घटना है। बड़ी घटना ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जी, बड़ी घटना ये कि प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में बहुत फैसले दिए, प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ पर कुछ नहीं बोला, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कुछ नहीं बोला, इसका स्वागत किया है। हमको मानना चाहिए कि बहुत अद्भुत काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट मिल गया, अब इसको चैलेंज नहीं करेगी सरकार। वीरेंद्र जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही जी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पूर्व में पाप किए थे, इस फैसले के बाद उनकी आत्मा भी कचोटेगी। केवल एक काम करना है वीरेंद्र जी की पार्टी को, इनकी पार्टी के जितने लोग इन्वॉल्व थे कथित रूप से, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। एक सज्जन जिनका नाम कथित रूप से कह रहा हूं, फगन सिंह कुलस्ते है, उनका नाम आया था, वो मंत्री भी बने, विधायक का चुनाव फिर हार गए मध्य प्रदेश में, उनको फिर टिकट दे दिया। महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी ने बहुत पहले ही घोषित कर दिया है कि ये कृष्णा नगर से प्रत्याशी होंगे। दर्शन हीरानंदानी वाले मामले में आपने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन।
प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए कि जितने लोग, आप कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र जी, मैं सुन लेता हूं, पहले आप बोलिए। नहीं, अभी तो श्रवण जी आप बोलिए, वीरेंद्र जी के पास मैं आऊंगा आराम से। वीरेंद्र जी में धैर्य है। हम प्रधानमंत्री की तरफ बहुत उत्सुकता से और विश्वास से देख रहे हैं कि वो नेतृत्व करेंगे अब सुशीलता की राजनीति का। इसमें यह है कि जो आप सदन के अंदर नहीं बिक सकेंगे, न वो वोट देने के लिए न प्रश्न पूछने के लिए, सदन के बाहर बिकने के लिए आप आजाद हैं। ये तो देश में पूरा का पूरा जो सरकारों को बनाने का, सरकारों को गिराने का, रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स, यानी इसका मतलब यह है कि आपको बिकना है तो केवल पार्टी के लिए बिकना है। जी। राज्यसभा में आप जरा लिस्ट निकाल के देखिए कि किन लोगों को बड़े बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा अपना नॉमिनी बनाया जाता है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है। सब पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको राज्यसभा में भेजा जाता है और पार्टियां इसके एवज में कथित रूप से करोड़ों रुपए लेती है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा बहुत अच्छी है हिमांशु जी, स्वागत किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने एक अध्यादेश फाड़ा था, अगर आपको याद हो जी, और वो अध्यादेश तब फाड़ा था जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। वो अध्यादेश ये था कि जो आपराधिक, जिन विधायकों और सांसदों के ऊपर आपराधिक प्रकरण हैं, उनकी विधायिका से सदस्यता खत्म कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर था। और कैबिनेट का प्रस्ताव यह था कि वो नहीं करना चाहिए। जी। राहुल गांधी एकमात्र आदमी थे जिन्होंने उसका विरोध किया, अपने ही कैबिनेट का सार्वजनिक रूप से फाड़ा। जी। उस विधेयक को पास करने में बीजेपी का भी सहमति थी, सभी दलों की सहमति थी। जी। बीजेपी ने विरोध नहीं किया उस समय। और उसकी जो सजा है कि विशेषाधिकार समाप्त होने की या उस विधेयक को फाड़ने की, वो ये हुई कि राहुल गांधी को जो संसद में हुआ वो एक अलग मुद्दा है। ये मामला उतना आसान नहीं है हिमांशु जी। जी। हम तो ये पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उस समय फैसला क्यों दिया गया, जिस 105 का उल्लेख किया गया है जी, और 194 का कह रहे हैं कि 105 और 194 विरोधाभासी है। तो उस समय जो बेंच थी उसने कैसे दे दिया फैसला? तो आप मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ही पूर्ववर्ती न्यायाधीशों पर अंगुली उठा रही है, आपने उस समय कैसे फैसला दे दिया? ये मामला उतना आसान मुझे नहीं लगता। मैं इसका स्वागत तो करता हूं, पर ये इसमें पार्टियों की तानाशाही पर कोई अंकुश लगेगा। विप जो है, पार्टियों की विप जो है, वो क्या है? आप अगर विप का उल्लंघन करते हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है जी, पर राज्यसभा में आप विप का उल्लंघन करें, लोकसभा में चली जाइए, राज्यसभा में नहीं जाएगी। जी। राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी का जो चुनाव हुआ था, या वो जो नीलम संजीव रेड्डी, जी,
अंतरात्मा की आवाज पर लोगों ने वोट दिए। ये एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज नहीं है। ये पैकेज ये है, कैश फॉर क्वेरी का जो मामला है 2005 का, या नोट फॉर वोट का मामला है 2008 का, या 2023 का महुआ मोइत्रा का जो मामला है दर्शन हीरानंदानी का, या नरसिंह राव की हुकूमत के जमाने का जो मामला है जी, उसके पहले के भी बहुत सारे। हम विधानसभा के हिसाब से देख ही नहीं रहे। हम इस मामले में नहीं देखा कि जब वोट हुआ नीतीश कुमार के विश्वास का, तो आरजेडी के 3 लोग वहां उनके पास, नीतीश कुमार के पास बैठे हुए थे, और वो अभी भी कायम है जी। ये जो नैतिकता खंडित तौर पर इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती, तो ये हमको लगता है कि ये इस तरह की कोई राजनीतिक विल या इच्छा शक्ति हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में अगर है, मेरा मानना है कि ममता बनर्जी को सबसे पहले घोषणा करनी चाहिए कि वो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के परिप्रेक्ष्य में वो महुआ मोइत्रा का टिकट काट रही है राजनीति में सुचिता के लिए, या प्रधानमंत्री तय करें कि हम ऐसे तमाम लोगों को टिकट नहीं देंगे। तो ऐसी अपेक्षा श्रवण जी की काफी विस्तार से श्रवण जी ने बात की। श्रवण जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया जा रहा है वो 5 सदस्यीय बेंच थी, और वो सर्वसम्मत फैसला नहीं था, बहुमत का फैसला था। 3 जज एक तरफ थे, 2 तब भी इस फैसले के साथ नहीं थे। पर अभी जो फैसला आया है उस 7 सदस्यीय बेंच का है और सर्वसम्मत है। तो कुल मिलाकर लगता तो यही है कि मंशा सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने की है, लेकिन डर जो है, उस डर को लेकर कपिल साकला जी आपसे बात करनी है। लेकिन उससे पहले वीरेंद्र जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वीरेंद्र जी, मेरी जिम्मेदारी बनती है उनकी आवाज को मुखरता के साथ प्रस्तुत किया जाए। तो पहले वीरेंद्र जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर कपिल जी अपनी आशंकाओं को लेकर बात करते हैं। आपने जो विचार कण कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रस्तुत किया था जी, श्रवण जी से आज मेरी मुलाकात आमने सामने वाली या डिजिटली, मुझे लगता है करीब 23-24 साल बाद हो रही है। दैनिक भास्कर के कार्यालय में एक दिन इनके यहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था जी, और श्रवण जी ने जो बात उस दिन कही थी वो आज मेरा कहने का मन कर रहा है, इजाजत दीजिए जी। मेरे सामने श्रवण जी ने मेरा नियुक्ति पत्र मंगाया, फिर उसमें दी गई बातों पर चर्चा होने लगी। चलते चलते श्रवण जी ने, चाय पीने चले मैं और आदरणीय श्रवण जी ने कहा, देखो चौहान साहब, ये जो नियुक्ति पत्र है ना, इसकी शर्तें कुछ मायने नहीं रखती। इसमें जो कुछ लिखा है, नियुक्ति के बाद, आपके ज्वाइन करने के बाद संपादक मालिकान आपके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मायने वो रखता है। आपने भी यही कहा, आदेश, संविधान का प्रावधान मायने नहीं रखता, वो मंशा का संकेत हो सकता है। उसको इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट आने वाले दिनों में किस इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प के साथ किया जाता है, यह मायने रखता है। आपने ठीक प्रश्न किया। मैं बिल्कुल, आप मुझसे, मेरे दल से, प्रधानमंत्री जी से सख्त सवाल पूछिए। संपादक जी, आपका स्वागत है। आपने सही कहा, प्रधानमंत्री जी को शुचिता के मामले में बड़ी पहल करनी चाहिए। मैं उन प्रधानमंत्री जी के प्रवक्ता के नाते यहां पर हूं ना श्रवण जी, जिन्होंने स्वच्छता के मामले में, राष्ट्रीय स्वाभिमान के मामले में अलग ढंग की सियासत के मानदंड तय किए, व्यावहारिक तौर पर, धरातल पर। शुचिता के मामले में भी बहुत सारे ऐसे बिंदु गिनवाए जा सकते हैं जहां नरेंद्र मोदी जी ने लीक से हटकर काम किया है। इस मामले में भी अनूठा कुछ हो, मैं आपके स्वर में स्वर मिलाता हूं। मेरी भावनाएं और आपकी भावनाएं, और मैं समझता हूं पूरे पैनल की भावना एक जैसी हैं। पूरे पैनल की भावना एक जैसी है। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो आशंका पैदा करते हैं। जब आऊंगा ना वीरेंद्र जी, आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी मैं जाना चाहता हूं वापस कपिल साकला जी के पास। साकला जी, बड़ा डर पैदा हो गया है। और सदन में कोई भी सांसद या माननीय विधायक कोई बात बोलेगा, किसी कंपनी के खिलाफ बोलेगा, किसी संगठन के खिलाफ बोलेगा, किसी व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा, किसी अधिकारी के खिलाफ बोलेगा,
एक सहज तो ही काम करना, एक शिकायत दे देनी, साहब मेरे से पैसे मांगे थे, मैंने पैसे दिए नहीं, इसलिए मेरे खिलाफ बोला जा रहा है, हो गया मुकदमा दर्ज। तो अब सांसदों को जो बेफिक्र होकर सदन में बात रखने का अधिकार था, क्या आपको नहीं लगता है कि आज सर्वसम्मति से आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उसका वो साहस, वो सुरक्षा कवच छीन ले रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति को आरोपी तो लगाना है कि सांसद जी पैसे चाह रहे थे, हमने दिए नहीं, इसलिए हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो कोई देव देवता नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं। आज ये बोल दिया गया है कि जो एक सुरक्षा कवच उनको मिल रखा था करप्शन का, वो ले लिया गया है। अब उसमें बोल रहे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है नहीं समझ आता। क्यों? क्योंकि अब उनके कोई भी ऑफेंस का मापदंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में होगा। तो अब एक नॉर्मल आदमी के लिए बारे में सोचिए कि क्या कोई रजिस्टर हो जाता है कि जी मैंने उनको काम करने को बोला था, उन्होंने काम नहीं, मैंने उनको पैसे नहीं दिए इसलिए उन्होंने काम नहीं करा, इस वजह से आप पीसी एक्ट का केस, ऐसा नहीं होता है। उसके अपने मापदंड है। ये देखा जाता है कि क्या कोई प्रूफ है, कोई फोन गया, कोई फोन आया, फोन की कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई विटनेस है, कोई ऐसी चीज है जहां पे देखिए ऐसा होता है कि पैसे दिए जाते हैं, उस पर डाई लगाई जाती है कि हाथ में जब वो छुए, पाउडर छुए तो लाल रंग हो जाए, कि रंगे हाथ पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। ऐसे बहुत सारे मापदंड होते हैं। आज ये बोला जा रहा है करप्शन के केसेस में, जहां ये देखा जाए कि या तो पैसा या कोई बेनिफिट के बाद कोई स्टेटमेंट, कोई एक्ट, कोई वोट दिया गया है, तो वो जो है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं होगा, उसकी प्रोटेक्शन नहीं होगी। अब ये बाकी चीजों को इसमें मत घेरिए, ये सिर्फ करप्शन का मामला है और वोटिंग का मामला है। और जहां तक कि मेरे दोस्त ने बोला कि जी अब विप का क्या होगा, विप का लॉ अलग होता है। विप ये होता है, पार्टी कहती है कि पार्टी की ये मंशा है कि आप ये करेंगे, अगर आप ये नहीं करते तो आप विप के खिलाफ जा रहे हैं। अगर आप इसलिए खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा नहीं मानी, तो एक अलग बात है। पर अगर ये होता है कि साहब ने, जो आदमी ने पैसे दिए थे उसकी वजह से मेरी अंतरात्मा बिक गई है, तो आपके खिलाफ केस होगा, पर उसको प्रूव करना पड़ेगा। एक जो प्रिजम्पशन जो होती है ऑफ इनोसेंस वो पहली होती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में वो तभी पलटती है जब प्राइमा फेसाई केस ये देखा जाता है कि आंखों से देख के ये लगे कि किसी आदमी ने जो एक्ट करा है वो करप्ट कारणों से करा है। और करप्ट कारण कैसे होते हैं? सडनली आपके अकाउंट में पैसे आ गए, या आपके घर में पैसे मिल गए, या फला फला जगह में किसी ने देखा पैसे देते हुए, या रिकॉर्डिंग हो। ऐसे नहीं होता कि किसी ने बोल दिया कि भैया मैं फन्ने खाऊं और मेरी बात सुन लो। अगर ऐसा होता तो कोई भी अफसर आज की डेट में केस कोई भी काम नहीं कर पाता। ये सरकार छोड़िए, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन डूब चुकी होती, पर ऐसा नहीं होता है। बोलना एक अलग बात होती है, पर एक प्राइमा फेसाई केस बनाना अलग बात होती है। अरे कपिल सागला जी, आप मुझे एक बात समझाओ, ये संविधान निर्माताओं ने जो सुरक्षा दी थी कि संसद में या विधायिका में आप जो कुछ भी बोलेंगे उस पर किसी अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता, ऐसी दी थी क्या? क्या उनको ये आशंका नहीं थी कि अगर सदन के अंदर ये आवाज उठाएंगे, अधिकांश आवाज प्रभावशाली लोगों के खिलाफ होती है, आवाज उठाने वालों से अपेक्षा होती है कि वो वंचितों के पैरोकार होंगे। अब प्रभावशाली लोगों के खिलाफ आपने सदन में आवाज उठाई और उसके एवज में कोर्ट कचहरी आपके हिस्से में आई। कपिल सागला जी तो बड़े मशहूर वकील हैं, हमको बता रहे हैं कि देखो उसमें ऐसा चाहिए होता है, वैसा चाहिए होता है। हमारे पास अनगिनत उदाहरण है कि लोग 5-5 साल जमानत के अभाव में जेल में सजा काट लिए और जब फैसला आया तो बरी हो गए। उस 5 साल की भरपाई कोई करता नहीं है। सागला साहब, सवाल है कि क्या अब माननीय विधायकों और सांसदों की जीभ दांतों के अंदर तो नहीं चली जाएगी? इस सवाल का आपसे उत्तर चाहिए। उत्तर बड़ा हॉट है डॉक्टर साहब, कि अगर कोई भी वो एक्ट करते हैं जो इस कारण करा गया क्योंकि उनको कोई करप्ट मीन्स का फायदा हो रहा था, जो पैसा हो गया, लत्ता हो गया, कोई और बेनिफिट हो गया, जैसे कि मैंने आपको बोला बच्चा बाहर पड़ा है उसका बेनिफिट हो गया, और ये ऑन द फेस ऑफ इट लगता है, तो उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो अब मैं आता हूं, वीरेंद्र जी हमें समझा रहे थे, देखो मिसाल शुचिता की, हम भी आपके साथ, तो अब शुचिता की मिसाल के संदर्भ में थोड़ा बात करिए ना वीरेंद्र जी। ये हम देख रहे हैं कई सम्माननीय जनप्रतिनिधि जो अपने दलों के साथ दशकों का संबंध रखते थे, एक मंत्री पद की शपथ न ले पाने के चलते देश राज्य हित में दल परिवर्तन कर लेते हैं। और राज्य का और देश का हित क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं चला,
पर आने वाले समय में ये जरूर देखते हैं कि उनकी मंत्री पद की शपथ हो जाती है या वो किसी बोर्ड के चेयरमैन हो जाते हैं। क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर भारत का कानून, जी, देश का कानून और संविधान इस तरह एक दल से चुनकर और दूसरे दल में जाकर मंत्री हो जाने या बोर्ड का, निगम का चेयरमैन हो जाने पर रोक लगाता, इसको गैरकानूनी घोषित करता या कर दे, तो निश्चित तौर पर वो निंदनीय होगा, गैरकानूनी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। भारत का संविधान किसी भी दल से निर्वाचित हुए किसी व्यक्ति को तयशुदा नियमों के तहत अपना दल बदलने की स्वतंत्रता देता है। वो संवैधानिक नैतिकता के रास्ते में कोई बाधा नहीं है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूं, अगर इस पर मुझे, आपको या देश को कहीं आपत्ति है, देश के नीति निर्माता, देश के विधि निर्माता इस पर कानून बनाए, लेजिस्लेट करें, देश की सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करे। तयशुदा मानदंडों में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं आ रहा है, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा इसमें आपसे विस्तार चाहता हूं। क्या है, आप थोड़े नैतिकता के पैरोकार दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने सवाल इसलिए किया कि भाई संविधान ने तो माननीय जनप्रतिनिधियों को संरक्षण दिया हुआ था, ऐसा अभी तक मान्यता थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो मोहर हटा ली। अब बोला नहीं, इस पर संरक्षण नहीं है। तो अभी संरक्षण काय से हटा हुआ दिख रहा है? कैश के संदर्भ में हटा हुआ दिख रहा है। हमारा सवाल यह, भाई कैश से हटाया है, पर कदाचार केवल कैश के एवज में तो नहीं होता, काइंड के तौर पर भी होता है। तो क्या वीरेंद्र जी इस बात पर सहमति देते हैं, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते, कि हाँ, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर इस पर भी विचार करना चाहिए, और ये डील के तहत जो पद के संदर्भ में कर ली जाती है और वो कैश का बड़ा विस्तार कर देती है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए? पहली बात जिस पर कोई असहमति किसी के बीच में नहीं होगी, हमारे आपके बीच में, पूरे पैनल में, वो ये है कि मैं विधायक या सांसद हूं, इसलिए मुझे मेरे द्वारा किए गए या कहे गए किसी कार्य के लिए, सदन में मेरे वक्तव्य के लिए, मेरी वोट के लिए कुछ भी ले लेने का और या नकद ले लेने का, बिक जाने का, बोली लगवाने का अधिकार है, विशेषाधिकार है। वो विशेषाधिकार आज की सुप्रीम कोर्ट की या कल के सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से समाप्त हुआ है। जो इंटरप्रिटेशन अब हुई है, निश्चित तौर पर संविधान निर्माताओं ने जो मूल रूप से प्रावधान किया था उसी की इंटरप्रिटेशन है। तो मुझे लगता है पहले वाली इंटरप्रिटेशन वो कहीं संदिग्ध थी, उसको शुद्ध किया है, सही किया है। और वीरेंद्र जी, अभी भी आप हमारे मन की बात पर आ नहीं रहे। हमारा कहना है कि केवल आप नोट लेने को ही घूस के तौर पर क्यों देख रहे हैं? हमारा सवाल यह है कि इसके एवज में दूसरे लाभ, चाहे वो पद के संदर्भ में है, चाहे टिकट के संदर्भ में है, या अपने केसेस वेसेस के रफा दफा हो जाने के संदर्भ में है, इस डील के संदर्भ में भी तो समान कानून लागू होना चाहिए। इसमें जो आप चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं, उस दिशा में कदम अगर बढ़ते हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अभी हाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो सवाल आया था, उस पर एक सुथरा सा, साफ सा निर्णय आया है। आइए उसका स्वागत करते हैं। इससे आगे कदम बढ़ाने वाले दो लोग हैं जी। देश का सुप्रीम कोर्ट आपके द्वारा उठाए गए सवालों पर फर्दर विचार करते हुए किसी मामले में कोई व्यवस्था दे देगा, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। और देश के नीति नियंताओं को, देश के सांसदों को सदन के भीतर भी इस सवाल पर चर्चा करनी ही होगी। मैं चलते चलते एक बात केवल श्रवण जी ने जो टिप्पणी की थी उस पर जोड़ना चाहता हूं, इजाजत दीजिएगा मुझे। जरूर। आपने ये कहा कि राहुल गांधी बहुत बड़े पैरोकार बनकर उस बिल को फाड़ते हुए, अध्यादेश को फाड़ते हुए उभरे थे। तो आज लगे हाथ राहुल गांधी और उनकी पार्टी को ये भी सलाह सुझाव दिया जाना आप जैसे वरिष्ठ संपादक और पत्रकार के श्रीमुख से बनता है कि अब तो वो 90 के दशक वाला पाप विधिवत पाप घोषित हो गया है। कांग्रेस उसके प्रक्षालन के लिए भी कुछ तो कहे, कुछ तो बोले। प्रधानमंत्री जी से अधिक अपेक्षा करना उसका स्वागत है, लेकिन प्रतिपक्ष में बैठकर तमाम तरह की हुल्लड़बाजी करने वाले, हर दिन नए किस्म का झूठ बोलने वाले लोगों से भी ये कहा ही जाना चाहिए कि वो भी। अच्छा वीरेंद्र जी, एक बात बताओ, ये कांग्रेस से आप प्रक्षालन की उम्मीद कर रहे हो, अभी तो आपने अपने फैसले को क्रियान्वित नहीं किया है।
फैसले के वापसी की कोई उम्मीद करें? जो पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई है, कोर्ट के इस नए फैसले के मद्देनजर उसकी वापसी की कोई उम्मीद? देखिए, इस विषय पर, क्योंकि मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है। अरे भाई, आप राहुल गांधी के लिए सलाह दे सकते हैं, श्रवण जी को माध्यम बना सकते हैं, तो आपके अपने संदर्भ में इतना तो आप मन के स्तर पर कह ही सकते हैं। मैंने बड़ी स्पष्टता से एक बात कही कि जिस दिन श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का निर्णय हुआ, उस दिन बहुत व्यापक संदर्भ में उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान को देखते हुए वो निर्णय लिया गया था, और कम से कम उनका ये जो कार्य था, या उनकी सरकार का, उनकी पार्टी का, ये भारत के संविधान की, भारत के कानून की, सुप्रीम कोर्ट की निगाह में अपराध नहीं था। नई परिस्थितियों में चर्चा का विषय तो निश्चित तौर पर ये बन ही गया। जब आप सवाल उठा रहे हैं, इस पर निर्णय जिनको करना है वो लोग करेंगे, वो निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर वीरेंद्र जी फिर भी इस बात की हिमायत साफ तौर पर कर रहे हैं कि इस फैसले का अगर विस्तार होता है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए, उसमें कम से कम विचार होना चाहिए। तो मैं रणजीत जी के पास आना चाहता हूं। रणजीत जी, आप भी क्या इसकी पैरवी करेंगे कि मामला केवल नोट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, घूस के जो विविध प्रकार हैं उन सारे प्रकारों को भी इस आदेश के दायरे में आना चाहिए? देखिए हिमांशु जी, भाजपा के हमारे मित्र जो आपने सवाल पूछा उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया जी। इन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया, तो निश्चित रूप से स्वागत किया, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक दो सवाल है हिमांशु जी कि जिन पर सूचिता लागू करने का दायित्व है, यदि वही उन कार्यों को संरक्षण दे तो कैसे सूचिता आएगी? आप एक बात बताएं कि इतने राज्यों में जनादेश का अगर धनादेश के द्वारा अपहरण किया गया तो क्या ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जानकारी के बिना या उनकी सहमति के बिना संभव हुआ होगा जी? इस पर विचार होना चाहिए। दूसरी बात कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र जाते हैं और कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है अजीत पवार, इन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाले किए, और अगले ही दिन उनको अपनी पार्टी में मिला लेते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हिमंत बिश्व शर्मा के साथ यही करते हैं। अशोक चौहान अभी ताजा तरीन उदाहरण है, कुछ दिन पहले तक वो सबसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ थे, उनको अपने दल में मिलाया और उनको राज्यसभा भेज दिया। क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं है? मुझे लगता है कि यह भी अपराध की श्रेणी में है, और भले ही किसी दल के द्वारा किया जा रहा हो, इस पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। लगे हाथ पीवी नरसिम्हा राव जी के भारत रत्न के संदर्भ में भी कोई टिप्पणी आपकी आनी चाहिए। रणजीत जी क्या कहते हैं? भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, या वो ऐलान कर दिया तो कर दें, क्या दिक्कत है? किया था, अपराध हो गया। देखिए, आदरणीय श्रवण गर्ग जी ने बहुत अच्छी चर्चा की कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक सख्त संदेश दिया था उस ऑर्डिनेंस को फाड़ के जी। और आज भी कांग्रेस पार्टी के लिए वो पूरे देश भर में घूम के यही कह रहे हैं कि आम लोगों का जो अधिकार है वो लोकतंत्र में प्रभावित हो रहा है, उसको यदि बचाना है तो फिर से पूरे देश को एकजुट होकर बचाना होगा। एक बात यदि आपकी इजाजत हो हिमांशु जी, तो मैं इस चर्चा में एक बात और करना चाह रहा था कि देखिए, हम लोग बराबर एडीआर की रिपोर्ट्स देखते हैं जी, और ये केवल संसद की बात नहीं, अलग अलग असेंबलीज में आप देखें तो राजनीति का अपराधीकरण भी इतना ही गंभीर विषय रहता है, और कई असेंबलीज की स्थिति है कि 67-68% वहां अपराधी भर गए हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है। तो मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस पर भी अब कठोर फैसले करने चाहिए, और सभी राजनीतिक दलों को इस बात से ऊपर उठ के कि किसने क्या गलती की, मुझे लगता है कि इस पर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो वो केवल न्यायालय की जिम्मेवारी नहीं हो सकती, वो सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी, वो सभी की जिम्मेवारी है। पर रणजीत जी, आपने पीवी नरसिम्हा राव जी के संदर्भ में मेरे सवाल में मौन क्यों साधा? बस इतना भर बता दीजिए, क्या करना चाहिए चलिए ये मत बोलिए, पर आपने मौन क्यों साधा, इतना तो बता दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि वीरेंद्र जी कैश फॉर क्वेरी स्कैम के बारे में कुछ नहीं बात कर रहे थे, जिसमें भाजपा के 6 सांसद शामिल थे, और अमाउंट क्या था? 15,000 से लेके 55,000 के बीच का। कोई 15,000, आपको ध्यान होगा एक छत्रपाल सिंह लोढ़ा थे 15,000 लेते हुए पाए गए, एम.के. पाटिल थे 45,000, वाईजी महाजन 35,000, सुरेश चंदेल 30,000, और ये सभी श्रवण गर्ग जी की उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो या इस तरह के जितने व्यक्ति हो,
उनको भाजपा ने आगे बढ़ाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है रणजीत जी, लेकिन नरसिम्हा राव जी के संदर्भ में मौन ही रहना चाहते हैं, बाकी सब दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे आखिरी बातचीत के लिए आना है श्रवण जी के पास में, लेकिन उससे पहले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का हस्तक्षेप। जी वीरेंद्र जी। केवल इतना मैं कह रहा हूं, जो अच्छा निर्णय आया है, जो व्यवस्था को पाक साफ करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम बढ़ाया है, उस निर्णय की पृष्ठभूमि में उसको ध्यान में रखते हुए क्या कांग्रेस पार्टी आज आत्मनिरीक्षण करने की मुद्रा में नजर आएगी? क्या राहुल गांधी उस समय उनकी पार्टी के द्वारा किए गए उस पाप के प्रक्षालन के लिए मुखड़ा खोलेंगे, या केवल और केवल भाजपा को उपदेश देते रहेंगे? प्रजातंत्र की रक्षा का ठेका लेने वाले, इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं। संविधान की रक्षा करने की बात करने वालों ने कितनी सरकारें गिराई गैरकानूनी तरीके से। संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों की कितने दर्जन सरकारें इन्होंने गिराई, उसका हिसाब क्या देश की जनता को मालूम नहीं है? क्या ये उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार है? उसके लिए माफी मांगेंगे? वीरेंद्र सिंह जी के सारे सवाल कांग्रेस को लेकर हैं, पर देखिए वीरेंद्र जी, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। पिछले 4 दशक या 5 दशक से इस देश में नैतिकता की, शुचिता की सबसे बड़ी पैरोकार कोई पार्टी रही है ना, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि पिछले कुछ समय से आपके उठाए गए कदम आपके इन दावों पर सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे बड़ी आसानी से रणजीत मिश्रा जी ने सवाल उठा दिया, अशोक चौहान जी के संदर्भ में सवाल उठा दिया, अजीत पवार जी के संदर्भ में। ये सवाल आपके जहन में भी आते होंगे, पर इसका उत्तर अभी नहीं खोज पाए होंगे, इसलिए मैं आपको उलझन में नहीं डालता। लेकिन मैं फिर से इस सवाल को अनुत्तरित आपके पास छोड़ते हुए श्रवण जी के पास जाता हूं कि जिस पाप के प्रक्षालन के लिए बार बार आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस पाप के केंद्र में जो शख्स था, उस शख्स को भारत रत्न देने का ऐलान आपने किया है। क्या आप, जब सुप्रीम कोर्ट का इतना महत्वपूर्ण निर्णय आया है, तो उस पाप के केंद्र में जो शख्स था आपके अनुसार, उसके संदर्भ में पुनर्विचार करेंगे? यह सवाल अनुत्तरित है। इसका उत्तर आने वाले समय वीरेंद्र जी अपनी पार्टी में पूछेगा। पर मैं श्रवण जी आपके पास आता हूं आखिरी दौर की बातचीत के लिए। शुरुआत कहीं से तो होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ हो गई। हमारे साथ बातचीत में वीरेंद्र जी कह रहे हैं इसका विस्तार हो तो अच्छी बात है, जिम्मेदार लोग विचार करें। आप क्या कहते हैं? कुल मिलाकर एवज का सिलसिला रुकना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को और स्पष्टता के साथ केवल नोट नहीं बाकी पर भी विचार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बाकी पर भी विचार करना चाहिए। पर मैं एक जो चीज आमतौर पर कहता हूं जी, कि सारे काम सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना चाहिए जी? क्या हम सुप्रीम कोर्ट को इतना ताकतवर बना देना चाहते हैं कि वही सरकार चला? जी, कि कार्यपालिका को भी कुछ करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री इस चीज का स्वागत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो तमाम जानकारी खोलने के लिए या सार्वजनिक करने के लिए जून तक का समय क्यों मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से? तो प्रधानमंत्री उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं कि नहीं, ये हम सुचिता की राजनीति कर रहे हैं? मैं आपकी एक बात से सहमत हूं हिमांशु जी, कि सरकार को साहस दिखाना चाहिए, नरसिम्हा राव का भारत रत्न वापस लेना चाहिए। इस देश में भ्रष्टाचार की जो राजनीति शुरू हुई, संसदीय भ्रष्टाचार की, अगर देश की जनता को याद है, मुझे तो याद है जी, कि हर्षद मेहता का सूटकेस भरा हुआ कहां पाया गया था, और हर्षद मेहता ने उस सूटकेस को कहां खोला था और कैसे दिखाया था। तो अगर प्रधानमंत्री इतनी जोखिम ले सकते हैं कि उन्होंने या उनकी सरकार ने या कहें राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत नरसिम्हा राव को भारत रत्न आंध्र और तेलंगाना में लोकसभा चुनावों में समर्थन के लिए नहीं दिया गया था, इमोशनल ब्लैकमेल के लिए नहीं दिया गया था,
तो राजनीतिक शुचिता के लिए वो वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि भारत रत्न प्राप्त करने वाले जितने लोग हैं, पूरी सूची उठाकर देख लीजिए जी, उसमें ऑड मैन केवल नरसिंह राव है जी। तो इसलिए मेरा कहना है, जो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कुछ कह रहे हैं वीरेंद्र जी? जी वीरेंद्र जी, अब मुझे कार्यक्रम समाप्त करना है, तो मैं एक बार आखिरी टिप्पणी वीरेंद्र जी की लेता हूं। जी वीरेंद्र जी। आदरणीय श्रवण जी, आप किस मायने में उनको केवल अकेला ऑडमैन कह रहे हैं, ये आप एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत रत्न इससे पूर्व किस किस अंदाज में किस किस को दिए। पंडित नेहरू खुद को दे रहे थे, इंदिरा जी खुद को दे रही थी, और पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के राजनीतिक निर्णयों पर, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठते हैं क्या? तो फिर वीरेंद्र जी, मुझे बड़ा अफसोस है, एक अदालत के द्वारा मामले में दोषी ठहराए जाने और नीतियों पर विमर्श होने, दोनों में अंतर होना चाहिए। सवाल आपकी सरकार के फैसले पर भी उठते हैं और आने वाले समय में भी उठेंगे। एक लोकतांत्रिक देश में विमर्श ही उसकी ताकत होती है। पंडित नेहरू की नीतियों पर देश में चर्चा ही ना हो, यह एक लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है। पर इसके कारण उनके योगदान को सिरे से खारिज कर दिया जाए, यह भी उचित नहीं है। जिस लोकप्रियता के साथ में नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, अतीत में हमारे पुरखों ने उसी लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए पंडित नेहरू को भी हमारा भाग्य विधाता के तौर पर अंगीकार किया था। यह इस देश की अतीत का गौरवशाली इतिहास में दर्ज है। तो वो कोई कालिक का पन्ना नहीं है। अभी जो बात हो रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश को एक सक्षम नेतृत्व मिला हुआ है, एक ऐसा नेतृत्व जो सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पैरोकार है। तो जब ऐसे फैसले आए तो उन फैसलों का पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन देश के अंदर उम्मीद जगाता है। क्या मौजूदा सरकार इस फैसले को शुचिता के साथ क्रियान्वित करती हुई दिखाई देगी, या ये फैसला महज एक फैसला बनकर रह जाएगा? आने वाला समय ही इसके संदर्भ में हमारे को रोशनी देगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब हमारा आज की प्रासंगिक पंक्तियों का, आज के शेर का। तो हमारा शेर कहता है कि हमारा जिक्र भी अब जुर्म हो गया है वहां, हमारा जिक्र भी अब जुर्म हो गया है वहां। दिनों की बात है, महफिल के आबरू हम थे। राहत इंदौरी ने कमाल की बात कही थी। माननीय विधायक, माननीय सांसद इस फैसले के संदर्भ में यही सोच रहे होंगे। निश्चित तौर पर अब उन्हें अपने बोलने और करने के संदर्भ में कहीं ज्यादा जिम्मेदारी का परिचय देना होगा, क्योंकि उन्हें अधिकार तो हैं, पर वो अधिकार कदाचार के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया है। तो इस फैसले के लिए आने वाले समय में शुभकामनाएं देते हुए चाहूंगा आपसे इजाजत। कल फिर मिलूंगा नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।